Hello everyone. Today we will continue the rest of the chapter Ruling the Countryside, third chapter of history. Today's topic is the Blue Rebellion and After. Rebellion का मतलब होता है विद्रोह, यानी कि नील विद्रोह और उसके बाद। इन मार्च 1859 यानी कि मार्च 1859 में 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों के जो बंगाल के जो दो रॉयर्स थे उन्होंने नील की खेती से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि वो नील की खेती आगे नहीं करेंगे। जैसे जैसे इसका रिबिलियन बढ़ता गया, फैलता गया, रॉयर्स ने बागों के जो मालिकों को लगान चुकाने से भी क्या करना शुरू कर दिया, इनकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने रेवेन्यू को भी देने से रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। वे सभी लोग तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागों के जो मालिक थे, यानी कि जहाँ पर नील की खेती होती थी, उनके जो मालिक थे वहाँ पर काम करने वालों का यानी कि सोशली जो था उसको क्या किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था। और फिर बागों के मालिकों की तरफ से जो रेवेन्यू की वसूली की जा रही थी, उनके आने वाले जो एजेंट थे उनको क्या कर रहे थे, लोग उनकी पिटाई कर रहे थे। और रॉयर्स ने कसम खा ली थी, यानी कि ये कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागों के मालिकों के लिए जो वो गुंडे भेजते हैं उनको मारने के लिए, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उनसे भी वो नहीं डरेंगे। Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? नील के जो किसान थे वो चुप बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने उनके अंदर ये बगावत यानी कि रिबिलियन की जो पावर थी वो कहाँ से मिली उनको, इसमें ये कोई शक नहीं था कि जो नील की जो कल्टीवेशन थी, खेती जो थी वो क्या थी, अत्यधिक जो थी वो क्या थी, रिबेल थी, ओप्रेसिव थी। यानी कि व्हाट गेव द पावर टू रिबेल, क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ओप्रेसिव। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो नील की खेती जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ओप्रेसिव थी। ओप्रेसिव मतलब दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग क्या थे, दबे होते थे यानी कि ओप्रेस्ड रहते थे, वो हमेशा बगावत नहीं करते, वो रिबिलियन में शामिल नहीं होते। ऐसा कभी कभी ही होता था, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। और 1859 में जो इंडिगो रॉयर्स थे उनको ये महसूस हुआ कि उनको ये लगा कि बागान के जो मालिक हैं उनके खिलाफ बगावत में उनके जो लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन जो हैं वो उनका भी क्या हो सकता है, उनको समर्थन मिल सकता है। यानी कि 1859 में जो ब्लू रॉयर्स को लगा कि बागों के मालिकों के खिलाफ रिबेलियन में उन्हें जो लोकल जमींदार थे और गांव के जो मुखिया थे उनका क्या हो सकता है, समर्थन भी मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन हेडमैन का या नील के अनुबंध यानी कि साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट जो भी उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते थे उन पर क्या कर लिए जाते थे, ज़बरदस्ती जो सिग्नेचर करवा लिए गए थे और उन्हीं को ही नील किसानों को इकट्ठा किया और साथ के साथ जिनको वो भेजते थे लाठीचार्ज वगैरह करने के लिए, लड़ने के लिए, उनके साथ आमने सामने की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और कई जगह पर रॉयर्स को रिबिलियन के लिए उकसाते हुए यानी कि जो जमींदार थे वो क्या थे, गांव गांव घूमने लगे, उनको बगावत उनके प्लांटर्स से असिस्ट करने लगे, यानी कि उकसाने लगे। जमींदार जो थे इस बात के लिए परेशान थे कि बागों के जो मालिक की जो क्या थी, उनकी पावर्स जो थी वो क्या हो रही थी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और बागों के मालिक जो थे वो क्या कर रहे थे, लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। इसका ये है कि these जमींदार्स were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land or long lease। यानी कि बागों के मालिक धक्के से फोर्सफुली उनसे क्या कर लेते हैं, उनसे ज़मीन
ले लेते थे नील की खेती करने के लिए। और नील के जो किसानों को ये भी लग रहा था कि वो इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनका क्या करेगी, उनका साथ देगी, वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स, यानी कि उनके खिलाफ जो है नील के किसानों को ये लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका साथ देगी। और 1857 की जो रिबिलियन के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एक और दूसरी ओर कौन थे, particularly worried about the possibility of another rebellion when the news spread in military revolt in the Indigo district। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार एक और दूसरी तरफ जो विद्रोह करने में उसके खतरे में डरी हुई थी। और जब नील की खेती को उसमें क्या होगा था, नील की खेती को उसमें ये उनकी जो दुर्दशा हो रही थी नील की खेती वाले जिलों में, एक और रिबिलियन की जो थी वो न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की जो टाइम था विंटर्स यानी कि सर्दियां थी, 1859 की जो सर्दियां थी उस इलाके में, उस टाइम में उन्होंने उसमें क्या किया, दौरा गया, उस क्षेत्र में वो टूर करने गए। और रिवर्स को लगा कि सरकार जो है उनकी जो दुर्दशा है उससे परेशान है। और बरसात में इस यानी कि रेनी सीजन में मजिस्ट्रेट जो थे एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, यानी कि एक नोटिस निकाला कि तो जो रेट्स को नील के लिए कॉन्ट्रैक्ट मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा ये नोटिस निकाला गया कि उनको नील की खेती के लिए या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। और इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये न्यूज़ फैल गई, स्प्रेड होगी कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का क्या कर दिया है, हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक जितनी भी जो थी, ईडन वॉज ट्राइंग टू placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion। ईडन किसानों को उनको यानी कि शांत करने और उनकी जो भी परिस्थितियाँ थी उनको स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था कि जो रिबिलियन में उसका वो क्या कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे एज द रिबिलियन स्प्रेड, जैसे जैसे जो रिबिलियन फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे जो लोग थे वो भी नील जिलों की ओर जाने शुरू हो गए। उन्होंने रियोर्स की जो कंडीशन थी, बागों के मालिकों के द्वारा जो उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती थी और अत्याचारी जो नील व्यवस्था के बारे में इन्होंने इसके बारे में इसमें लिखा। फिर आ गया वर्ल्ड बाय द रिबिलियन द गवर्नमेंट बाउट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स। और इस रिबिलियन से परेशान होकर सरकार को बागों के मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। और नील उत्पादन की जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, उसकी जांच करने के लिए एक नील आयोग यानी कि भी बना दिया गया। और इस आयोग ने बागों के जो मालिक थे उनको क्या गया, उसमें वो दोषी पाए गए और उनके द्वारा जो जोर ज़बरदस्ती की जाती थी उनकी आलोचना की गई। और ये जो आयोग तैयार किया गया था, एक कमीशन जो बनाया गया था, उसने ये कहा कि नील की खेती जो है रियोर्स के लिए फ़ायदे यानी कि प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, बल्कि आयोग ने जो कमीशन ने रियोर्स से कहा कि वो जो उनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, लेकिन आगे से वह चाहे तो वो क्या कर सकता है, जो ब्लू की खेती है, नील की जो खेती है, वो चाहे तो वो आगे करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो क्या कर सकता है, उसको बंद भी कर सकता है। और इस बगावत के बाद बागों के जो नील का उत्पादन था, आफ्टर द रिबेलियन इंडिगो प्रोडक्शन collapsed in Bengal, but the planters now shifted other operations to Bihar। यानी कि इस रिबेलियन के बाद बागों में नील का उत्पादन जो था, जो उसकी जो प्रोडक्शन थी वो क्या हो रही थी, कोलैप्स होती जा रही थी, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी।
इसके बाद बागों के मालिक जो थे वो बिहार की तरफ यानी कि उस ऑपरेशन की तरफ उसकी तरफ ध्यान देने लगे, उस वहाँ पर शिफ्ट होने लगे। और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, अंत में जो अलग से यानी कि उन्होंने एक डिस्कवरी की, एक सिंथेटिक डाई मतलब जो जिसको आप कृत्रिम रंगों का क्या हुआ, उनके द्वारा क्या किया गया, उसको बनाया गया, उसका निर्माण किया गया। और इसके उन व्यवसाय भी, इसका क्या हुआ कि उनका जो व्यवसाय था और जो काम थे, बिजनेस था, वो उसके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। द बिजनेस वॉज फेयरली इफेक्टिव बट येट दे मैनेज्ड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। फिर भी वे इस प्रोडक्शन को फैलाने में क्या हुए, एक्सपेंड करने में क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, सफल रहे। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की जो उनकी जो दुर्दशा हो रही थी उसको देखने के लिए उनको क्या किया, इनवाइट किया। व्हेन द महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, peasants from Bihar persuades him visit Champaran and see the plight to the indigo cultivation there. 1917 में जब महात्मा गांधी का ये जो टूरिस्ट विज़िट थी वहाँ पे नील बागों के मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी कि महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। यानी कि 1917 में महात्मा गांधी का ये जो दौरा था वो नील बागों के मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी, यानी कि चंपारण मूवमेंट की शुरुआत थी। इसके अलावा इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़, यानी कि भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। उसके इन द अर्ली आई वुड रैदर इसमें आई वुड रैदर बैग, ये देखिए आई वुड रैदर बैग देन सो इंडिगो, यानी कि चांदपुर थाना हरदी में कि एक नील का जो काश्तकार था यानी कि कल्टीवेटर था, इंडिगो कल्टीवेटर था, जिसका नाम हाजी मुल्ला था। उन्होंने मंगलवार 5 जून 1860 को नील का जो कमीशन बनाई गई थी उसके सदस्यों से उन्होंने क्या की, बातचीत की, उनके साथ डिस्कशन की। और हाजी मुल्ला ने कुछ अपने क्वेश्चंस जो थे उसके उन्होंने आंसर्स मांगे, उनके द्वारा ये आंसर्स इस तरह दिए गए, उनके क्वेश्चंस का कुछ आंसर इस तरह दिया गया। W.S. सेक्टन का प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो कमीशन, यानी कि इंडिगो कमीशन का जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, उससे ये क्वेश्चंस पूछे गए, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो। उसके द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए, अगर नहीं तो किस तरह की जो है वो शर्तों पर ये खेती करना चाहेंगे, कौन सी फ्रेश टर्म्स के ऊपर वो खेती करना चाहेंगे। और आगे हाजी मोहल्ला उनके द्वारा ये उस आंसर दिया गया कि मैं नील उगाने को, यानी कि वो आई एम नॉट विलिंग टू सो एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी। उन्होंने कहा कि वो इंडिगो को उगाने में के लिए तैयार नहीं है, उनको नहीं पता कि कौन सी नई शर्तों से वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, उनको कौन सी नई शर्तें जो हैं उनको संतुष्ट कर पाएंगे। और मिस्टर सेल उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट ₹1 अ बंडल, क्या तुम ₹1 प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें एक बंडल के लिए ₹1 मिलता है तो क्या तुम उस कीमत के लिए भी इंडिगो की खेती नहीं करना चाहोगे। तो हाजी मुल्ला ने ये जवाब दिया कि नो आई वुड नॉट, रैदर दैन सो इंडिगो आई विल गो टू द अनदर कंट्री आई वुड बैगर दैन सो इंडिगो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी खेती नहीं करूँगा, इस यानी कि इंडिगो की कल्टीवेशन करने की बजाय मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, यानी कि बैग, आई वुड रैदर बैग दैन सो इंडिगो, भीख मांग लूँगा पर नील को नहीं उगाऊँगा। फिर आ गया इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट
इंडीज़, यानी कि 18th सेंचुरी में की जब शुरुआत हुई थी, द अर्ली 18th सेंचुरी, अ फ्रेंच मिशनरी लीन Baptiste Lebaud traveled to the Caribbean island and wrote extensively about the रीजन। 18वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी अर्ली 18th सेंचुरी में, एक फ्रांसीसी मिशनर जो कि बेप्तिस्त लबाब ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था, और इस जो वो एरिया था उसके बारे में उन्होंने क्या किया, डिटेल में लिखा था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इसमें ये दिया है कि ये जो पिक्चर है वो लबात की तस्वीर पुस्तक, वहाँ उसकी एक वहाँ की एक पुस्तक है लबात, वहाँ से ली गई है। और इस पिक्चर में यहाँ पर जो फ्रांस के बाग हैं वहाँ पे इंडिगो की प्रोडक्शन के सारे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ पे डिटेल दिखाई गई है। जैसे कि ये देखिए, यू कैन सी द slave workers putting the indigo plant into the settler vat on the left. Another worker is churning the liquid with the mechanical churner and the vast second from the right. Two workers are carrying the indigo pulp hung up in the bows to the right. In the foreground, two others are mixing in the indigo pulp to be put into the mold. The planter is at the center of the picture, standing on the high ground, supervising the solve वर्कर। यानी कि उस सिरे, जैसे कि बाईं ओर से आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो स्लेव लेबर है, यानी कि जो गुलाम मजदूर है, वो नील के पौधों को, यानी इंडिगे के जो प्लांट्स हैं उनको सेटलर वेट्स में क्या कर रहा है, डाल रहा है। और दूसरी ओर जो दूसरा मजदूर है, एक मशीनी जो चरखा सा है उसको क्या कर रहा है, गोल को, उसको गोल को क्या कर रहा है, उस चरखी से उस गोल को घुमा रहा है। और एक और, इसके अलावा एक और मज़दूर है, जो दो मज़दूर हैं, वो नील का जो इंडिगो का जो पल्प है उसको बोरों में, यानी कि भर कर उसमें सुखाने के लिए क्या कर रहे, वहाँ से लेकर जा रहे हैं। और अगले जो नेक्स्ट जो आगे दिए गए पिक्चर में है, जो दो मजदूर हैं वो इंडिगो की जो पल्प है उसको मिलाकर सांचो जो वैट्स हैं उसमें डालने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। और पिक्चर के बीच में, यानी कि सेंटर में जो बागों का मालिक है वो ऊपर वाली जगह पर, यानी कि सबसे ऊपर खड़े होकर सारे ये जो भी वर्कर्स हैं उनको, उनके ऊपर क्या कर रहा है, उनको देख रहा है, सुपरविज़न कर रहा है कि वो सही ढंग से वो काम कर रहे हैं या नहीं।